नमस्कार दोस्तों, मैं धनुष निषाद आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने के लिए सभी सूत्रों को एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कार्य और ऊर्जा से संबंधित सूत्रों को जानने की कोशिश करें। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, ये आप जानते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉस थीटा भी लगता है जो कि बल और बीच के कोण को दर्शाता है। तो W इक्वल टू हम लिखते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो इनमें से किन्हीं भी तीन का मान देकर एक के मान को निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। या कार्य का मान दे देगा और बल और विस्थापन के मान को भी देकर थीटा के मान को निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है। गतिज ऊर्जा से संबंधित आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका सूत्र होता है हाफ mv²। m अर्थात होता है द्रव्यमान और v अर्थात वेग। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा से संबंधित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। यांत्रिक ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं का योग होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया कार्य एवं ऊर्जा से संबंधित इंपॉर्टेंस सूत्र, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक में हम देखते हैं तरंग एवं ध्वनि। तो तरंग के वेग को ज्ञात करने के लिए सूत्र पूछा जा सकता है, जिसका सूत्र होता है F इंटू लेमडा, अर्थात आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, इन दोनों तरंग दैर्ध्य अर्थात तरंग लंबाई, इन दोनों का गुणा करने पर तरंग वेग का मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार तरंग की आवर्तकाल या कालावधि बोलते हैं। तो आवर्तकाल बराबर आपने पढ़ा होगा 1/f अर्थात आवृत्ति होता है, मतलब आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। बटे में कोई चीज है, इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिध्वनि, तो ध्वनि जो वापस लौट कर आती है उसी प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि का सूत्र होता है d अर्थात प्रतिध्वनि की दूरी, इसका सूत्र होता है v इंटू t/2। तो यहाँ पर v क्या है? ध्वनि की गति है और t है कुल समय। तो ध्वनि की गति को समय से गुणा करके 2 से भाग देने पर प्रतिध्वनि की दूरी आता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का सूत्र होता है P/A अर्थात शक्ति बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये इन सूत्रों को आप याद रखेंगे। सूत्र दर्पण सूत्र का मान होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये है दर्पण सूत्र। यहाँ पे फोकस दूरी f है और v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। तो इनमें से किन्हीं दो का मान देकर किसी एक को निकालने के लिए पूछा जा सकता है। इसी तरह से लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे बीच में जो है माइनस का चिन्ह है, ठीक है। आवर्धन क्षमता अर्थात लेंस की आवर्धन क्षमता या दर्पण की आवर्धन क्षमता की कितना वो बढ़ाकर दिखाता है, इसके लिए सूत्र होता है ये अनुपातिक सूत्र है, अर्थात इसमें अनुपातों के बीच तुलना है। H1/H इक्वल टू V/U, ठीक है। तो यहाँ पर H1 नहीं है, H डैश है। H डैश क्या चीज होता है? तो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। छवि अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और H है वस्तु की ऊंचाई। और V जो दिया है इसमें, तो V होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, और U होता है वस्तु की दूरी। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला सूत्र जो होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निकालना है किसी भी माध्यम का, तो उसका सूत्र होता है C/V। C मतलब निर्वात में प्रकाश की गति, तो ऊपर में हमेशा निर्वात वाला रहेगा, निर्वात में प्रकाश की गति, और नीचे में रहेगा माध्यम में गति, मतलब जिस माध्यम का हमको निकालना है अपवर्तनांक, जिस माध्यम के सापेक्ष, तो उसमें जो है
उसकी गति, ये दोनों का अनुपात होगा अपवर्तनांक। अगला देखते हैं हम लोग गति, बल और गुरुत्व से संबंधित सूत्र। तो इसमें गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है, ठीक है। और द्वितीय समीकरण जो है विस्थापन को प्रदर्शित करता है। विस्थापन s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये द्वितीय समीकरण के सूत्र है। इसी प्रकार जो है गति के तीसरा समीकरण का भी सूत्र होता है, जिन्हें मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ। इसका सूत्र होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से होता है गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे बल। बल का सूत्र होता है F इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो m द्रव्यमान है, a है त्वरण। गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल जिन्हें कहते हैं, पृथ्वी का आकर्षण बल, तो इसका सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर g जो कैपिटल G है वो है गुरुत्वीय स्थिरांक है, ठीक है। इसका मान निश्चित होता है, कांस्टेंट है। और m1 और m2 किन्हीं भी दो पिंडों या वस्तुओं के द्रव्यमान है और r जो है उनके बीच की दूरी है। तो इस सूत्र के माध्यम से गुरुत्व बल को ज्ञात किया जा सकता है। भार का सूत्र, तो भार का सूत्र होता है m इंटू जी। तो यहाँ पर m क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान है और g है गुरुत्वीय त्वरण। तो इन सूत्रों के माध्यम से जो है बहुत सारे अंकित प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ताप से संबंधित सूत्र को देखते हैं। तो उष्मा Q इक्वल टू होता है एम सी डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या होता है, द्रव्यमान है, और c होता है उष्मा धारिता और t है समय, ठीक है। गुप्त उष्मा का सूत्र होता है Q इक्वल टू एम एल, जहाँ पे एल जो है गुप्त उष्मा को प्रदर्शित करता है और Q जो है दी गई उष्मा की मात्रा है और m जो है द्रव्यमान है। ताप में परिवर्तन का सूत्र होता है डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1। इसी में आप और याद रखेंगे कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है, 4.186 जूल, ठीक है। अगला हम देखते हैं विद्युत से संबंधित सूत्र। विद्युत में ओम का नियम है, ठीक है। ओम के नियम से सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर। तो R यहाँ पर जो है क्या है, प्रतिरोध है, और I है धारा, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। इनमें से 2 का मान देकर 1 के मान को निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। शक्ति का सूत्र याद रखेंगे, शक्ति इक्वल टू VI होता है, ठीक है। VI का मतलब क्या है, विभवांतर गुणित धारा। ऊर्जा का सूत्र होता है E इक्वल टू P अपान T, ठीक है। और P इक्वल टू हमने पढ़े VI, तो ऊर्जा का एक और फार्मूला बन जाता है यहाँ से VIT। और एकदम ही महत्वपूर्ण सूत्र जिनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और इसमें जरूर पूछे जाएंगे, वो है श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए, ठीक है। तो विभिन्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उनका परिणामी प्रतिरोध निकालना है। तो ये किस सूत्र से निकलेगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात जिन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। समानांतर क्रम में यह जो है बटे के रूप में हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, इस तरह से ये बढ़ते क्रम में होगा। देखते हैं हम परमाणु एवं अणु, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत है। तो इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो A इक्वल टू Z प्लस N, इस तरह से इन्हें दर्शाया है। मोल सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। और केमिस्ट्री में अक्सर पूछे जाते हैं अवोगाद्रो संख्या, इसका मान कितना होता है, तो 6.022 गुणित 10 के घात 23, ठीक है।
आज का रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक पार्ट से और सूत्र आते हैं जो है अम्ल क्षार एवं लवण। इनसे संबंधित एक सूत्र है पीएच मान निकालने वाला सूत्र। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस, जहाँ पर H हाइड्रोजन आयन की सघनता को दर्शाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। न्यूट्रलाइजेशन अर्थात उदासीनीकरण की प्रक्रिया, ये क्या होती है? अम्ल और क्षार ये आपस में क्रिया करके सॉल्ट और वाटर मतलब नमक और पानी बनाते हैं, लवण और पानी, यही होता है उदासीनीकरण की प्रक्रिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भौतिक और रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स प्रश्नों को आपको हल करने में बहुत ही आसानी होगी। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।